Hello students, welcome back to Sidra GS classes. I am Sidra, your chemistry educator. तो जैसा कि बच्चों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी को टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता दिया था कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया था आपको। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कल भी जैसे कि आपको बताया था, जैसे मैंने यहाँ पर 2 बीकर लिए थे। एक में मैंने डाला था 3 स्पून नमक डाला था, है ना, 3 स्पून सॉल्ट डाला था, और इसमें मैंने 1 ही स्पून डाला था। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो जो इसका आंसर ये था, इसका आंसर था जो जिसमें मैंने 3 स्पून डाला है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जिसमें 1 डाला है वो कम कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब ये है कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी वो कम कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, वो डाइल्यूट होता है। तो ऐसा मैंने आपको बताया था। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जितनी भी अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉल्यूट की, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको, अगर यहाँ पे देखो, अब मेरा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट हमारा मास में भी प्रेजेंट हो सकता है और वॉल्यूम की टर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि मैंने 5 ग्राम नमक पानी में घोल दिया। नमक हमारा सॉल्यूट है तो वो मास हो गया, ग्राम का मतलब मास होता है। मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने 5 लीटर जो है 5 लीटर कोई भी चीज इस पानी में घोल दी, तो वो भी हमारा एक सॉल्यूट ही होगा। क्योंकि तो वो क्या हुआ, लीटर का मतलब होता है वॉल्यूम। तो हमारा जो सॉल्यूट होता है वो मास में भी प्रेजेंट हो सकता है और वॉल्यूम में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही हमारा सॉल्यूशन की बात अगर मैं बताऊं तो सॉल्यूशन भी हमारा मास में भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, ग्राम में और लीटर में। तो अब देखते हैं तब। तो किसी भी चीज की कंसंट्रेशन को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी कि उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आती है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, मास बाय मास का मतलब ये होता है m/n, ऐसे भी लिख सकते हो मैं इसको। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड नंबर पे आती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम m/v। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम v होता है। थर्ड नंबर पे आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी v/v। तो ये 3 है हमारे कैलकुलेट करने का तरीका। अब मैं आपको इनको डिटेल में इनके फॉर्मूलाज बताती हूँ कि क्या होते हैं। आइए देखते हैं। तो देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली चीज मेरे पास क्या है, पहला है मेरे पास मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा है, बाय लिखा है। बाय से पहले जो चीज आती है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूट को। ठीक, और जो बाय के बाद आती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी सॉल्वेंट को। अब बाय से पहले मास आया, वॉल्यूम आया, कुछ भी आया, वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे सॉल्यूट को। बाय के बाद कुछ भी आया, हमारा मास आए, वॉल्यूम आए, वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, सॉल्वेंट को। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी बन गया है। आप सोचोगे कि मैम आपने इतना इजी कर दिया, मैं आपको बताती हूँ। देखो, तो हमें क्या निकालना है, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किस पे निकालनी है हमें, मास बाय मास में निकालनी है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला है, जो पहले आएगा वो सॉल्यूट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, उसके बाद कौन सा आ रहा है,
बाय के बाद सॉल्वेंट, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, इसके बाद है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब इसको 100 से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला मास बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालने का। आगे आपको जाके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चंस के थ्रू आपको और क्लियरली समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला इसका, पहला वाला जो मैंने आपको करवाया है। ठीक, अब चलते हैं हम सेकंड वाले पे। तो सेकंड चीज मेरे पास क्या है, सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला भी कुछ इसी टाइप से हो जाएगा। जो बाय से पहले आता है वो हमारा होता है सॉल्यूट, और जो बाय से बाद में आता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो m बाय वी होगा, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है, तो m बाय वी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर बाय के बाद में वॉल्यूम है तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर परसेंटेज गिवन है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम तीसरी वाला देख लेते हैं, वो था हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं। तीसरा वाला मेरे पास क्या है, वॉल्यूम बाय परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे, जो बाय से पहले आ रहा है वो है सॉल्यूट, और जो बाय के बाद में आ रहा है वो है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम है मेरे पास और यहाँ पर भी वॉल्यूम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाय वी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज भी गिवन है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो कि हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से रिलेटेड है। आइए उन्हें देख लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमें निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। तो 110 ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट होती है, ग्राम होती है हमारी मास की यूनिट। तो ये होता है हमारा मास। ठीक है, ये है हमारा कॉपर सल्फेट, और किसके अंदर प्रेजेंट है 550 ग्राम। यहाँ पर भी क्या है, ये मास है, यानी इतने ग्राम के अंदर इतना ग्राम कॉपर सल्फेट जो है हमें गिवन है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमें मास बाय मास का दे रखा है, तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या था, मास बाय मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि जो पानी में हमने डाला है, तो सॉल्यूट कौन सा है, कॉपर सल्फेट 110, चूंकि कम अमाउंट में होता है वो होता है हमारा सॉल्यूट। तो यहाँ पर देखेंगे हम 110 लिखेंगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा 110 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है हमारा 550 ग्राम। तो 550 ग्राम इंटू 100%। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 11/55 इंटू 100%। ये वाला हमारा हो जाएगा 1/5 इंटू 100%, और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 20 ग्राम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं।
तो आइए अब देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट आर डिजॉल्व, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कॉमन सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मास बाय मास में ही निकालनी है परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो 500 ग्राम 500 ग्राम यहाँ पर गिवन है, मतलब यहाँ पर ये मास गिवन है, और ये हमारा सेकंड मास गिवन है m1। ये हमारा सॉल्यूट का मास है, यानी सॉल्यूट के मास को मैं लिख रही हूँ m1, ठीक है। और ये हमारे सेकंड सॉल्यूट का मास गिवन है, इसको लिख रही हूँ मैं m2। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इधर तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इधर लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास दो गिवन है, एक है 30 ग्राम, एक है 20 ग्राम। तो लिखेंगे हम 30 प्लस 20 ग्राम, ठीक, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास क्या है मेरे पास 500 ग्राम। जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो ऐड करने पे मेरे पास क्या आता है 550 ग्राम। तो ये आ गया मेरा मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब मेरे पास सॉल्यूशन का मास आ गया है, अब मैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इजीली निकाल सकती हूँ। तो मैं कैसे निकालूंगी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज निकालनी है, यहाँ पे लिखा है ना कंसंट्रेशन ऑफ, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन का मास मेरे पास कितना आया था 550 ग्राम, ये आया था, ठीक। तो कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज अगर हमें निकालनी है तो मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास हमें कितना गिवन है 30 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 ग्राम, ठीक, इंटू 100%। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये बचेगा 3/55 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर मेरे पास क्या आएगा 5.45 ग्राम, 5.45 ग्राम। अब उसी तरह जैसे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज निकाली है, उसी तरह हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, निकाल सकते हैं ना। तो देखो पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मास ऑफ कॉमन सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कैसे करोगे आप, m/m लिखेंगे। यहाँ पर मास ऑफ कॉमन सॉल्ट कितना है 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 ग्राम इंटू 100%। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या होगा 2/55 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 3.63 ग्राम। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैं जो आगे जाके आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड ही होंगे हमारे। और मैं सोच रही थी कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम्स में आए, तो वो बहुत जल्दी मैं आपके लिए करूंगी, ठीक है।
तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हम देखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है मेरे पास, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, लेट अस सपोज कि मैंने एक बीकर लिया है और उस बीकर में मैंने लिया है यहाँ पर पानी। तो क्या होगा मेरे पास, जब मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर सॉल्ट डालना। पहले मैंने क्या किया, 5 ग्राम डाला, फिर 10 डाला, 20 डाला। तो जब मैंने 5 डाला तो 5 वो इसके अंदर डिजॉल्व हो गया, घुल गया। जब मैंने 10 डाला तो वो भी इसके अंदर डिजॉल्व हो गया। लेकिन जब मैंने 20 डाला तो 20 भी इसके अंदर डिजॉल्व हो गया। लेकिन जब मैंने 21 डाला, 21 ग्राम, तो क्या हुआ, वो इसके अंदर घुलना बंद हो गया। मतलब ये है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। कि मतलब जब मैंने 5 डाला, 10 डाला, 20 डाला, वो घुलता रहा। मतलब 20 तक जो उसकी सॉल्युबिलिटी थी वो 20 तक ही थी। जब मैंने 21 डाला, मतलब 1 ग्राम उसने बढ़ाया, तो वो घुलना बंद हो गया। जब वो घुलना बंद हो गया तो 21 ग्राम में जब 1 ग्राम था, तो यहाँ पर जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर आके बैठ गए। तो यहाँ पर आगे बैठ गए। तो क्या होता है, जब मैं किसी जैसे टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर ये मैं डाले जा रही हूँ, सॉल्ट डाले जा रही हूँ, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर वो जो घुलना होता है वो बंद हो जाता है। तो उसी को मैं बोलती हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलती हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि पहले 5 ग्राम डाला, फिर 10 डाला, 20 डाला, लेकिन जब मतलब 20 तक तो वो घुलता रहा, लेकिन 21 पे आने पे वो नहीं घुला। मतलब जब 21 पे आया तो नहीं घुला ना, तो उसी को मैं बोलती हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसमें मैं क्वांटिटी ऐड करी जा रही हूँ, लेकिन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर वो घुलना बंद हो गया। तो इसमें भी ये लिखा है मेरे पास, a solution in which no more solute can be dissolved। मतलब और सॉल्यूट इसमें हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, जिसमें हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखते हैं, तो आइए अब देख लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इन ए सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बीकर लिया था, बीकर में मैंने क्या लिया था, यहाँ पर पानी लिया था, उसमें मैं डाल रही थी सॉल्ट। मैंने 5 ग्राम डाला, 10 ग्राम डाला, 20 ग्राम डाला, लेकिन इस 21 ग्राम पे आने पर क्या हो रहा था, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, इसमें क्या होता है, मैंने 5 ग्राम डाला वो घुल गया, 10 डाला वो घुल गया। मतलब इसमें घुलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पे आने पे बंद हो जाए। नहीं, जो मैंने 5 डाला था, 10 डाला था, 20 डाला था, वो क्या था, हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब मैंने 21 डाला तो वो क्या हो गया, मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही हमारा क्या बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। 5, 10, 20 जितना डाला था वो था मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें घुले जा रहा था। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने पे जब मैंने 21 ग्राम डाला तो वो घुलना बंद हो गया, उसको मैंने बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हुआ हमारा अनसैचुरेटेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी ये लिखा है जिसमें मैं सॉल्यूट की मोर अमाउंट को डिसॉल्व कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व कर सकती हूँ ना, तो उसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इससे आगे मैं स्टार्ट करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी के बारे में बताऊंगी कि क्या होती है। और आज मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।